नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे जैव विविधता पर, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी से यहाँ से हर साल आपको दो प्रश्न बनते हैं, जबकि एक प्री में और एक मेंस में। साथ ही साथ अगर स्टेट पीसीएस की बात करेंगे तो वहाँ भी हर साल आपको एक से दो प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, चाहे प्री में मिले या मेंस में मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर जैव विविधता आखिर होती क्या है और इससे रिलेटेड आपके प्रश्न क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले बात को जरा समझेंगे कि आखिर जैव विविधता होती क्या? जैव विविधता की अगर हम बात करें तो जैव विविधता का तात्पर्य सीधे तौर पर अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैव विविधता का सीधा संबंध जो बनता है वो पारिस्थितिकी तंत्र से निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं जैव विविधता जो है वो वास्तविक तौर पर हम कहेंगे तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसका ही एक रूप है। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो जैव विविधता सीधी तौर पर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। क्या हम ये कह सकते हैं संपूर्ण पृथ्वी की अगर हम बात करें तो संपूर्ण जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे, अगर ये पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो इसमें जीवन की विविधता और पर्यावरण के साथ उसका जो अंतः संबंध है, तो पृथ्वी पर जो आपका जीवन है प्लस जो पर्यावरण है, इनके मध्य जो एक अंतः संबंध पाया जाता है, उस अंतः संबंध को हम क्या कहते हैं? उसको हम मूल तौर पर जैव विविधता के नाम से जानते हैं। इसमें प्रजातियों के भीतर आनुवांशिक विविधता आती है, प्रजातियों के मध्य प्रजातियों की विविधता आती है, साथ ही साथ पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता भी इसमें विद्यमान। जैव विविधता का अगर महत्व देखेंगे कि आखिर इसका महत्व क्या है, इसके महत्व की अगर हम बात करते हैं तो इसका महत्व जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन एवं मानव कल्याण हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। ये पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिसमें मूल तौर पर अगर हम देखें तो पहली आती है सहायक सेवा। सहायक सेवाएं, सहायक सेवाओं की अगर हम बात करें तो इसमें मूल तौर पर पोषण आ जाएगा, आपका पोषण चक्र आ जाएगा। साथ ही साथ हम देख सकते हैं मृदा का निर्माण प्राथमिक उत्पादकता के तौर पर देखा जा सकता है। मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण इसके अंतर्गत आ सकता है। दोस्तों दूसरी बात करें तो उपलब्ध सेवाएं दूसरे नंबर पर आएंगी। उपलब्ध सेवाएं, उपलब्ध कौन कौन सी सेवाएं? जैसे भोजन हो गया, ये क्या करा जाता है भाई? उपलब्ध किया जाता है, उपलब्ध करना पड़ता है। लकड़ी हो गई, आनुवांशिक संसाधन हो गए, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो हम ये कहेंगे कि सर ये सभी के सभी क्या कराए जाते हैं? उपलब्ध कराए। नियंत्रणात्मक सेवाएं इसके अंतर्गत आएंगी। सेवाएं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जलवायु पर नियंत्रण किया जाए। नियंत्रण की बात हो रही, जलवायु नियंत्रण मूल तौर पर जलवायु नियंत्रण के अंतर्गत, मूल तौर पर परागण इसके अंतर्गत आए। अगर हम बात करें तो एक सेवा और आती है समृद्धि सेवाएं। अगर हम बात करते हैं चौथे की तो एक आती है समृद्धि सेवा। समृद्धि सेवाएं, समृद्धि सेवाओं में क्या आएगा? तो समृद्धि में कहलाएंगे आध्यात्मिक चीजें, सांस्कृतिक लाभ, मनोविद आदि सभी चीजें समृद्धि सेवाओं के अंतर्गत आती। यह बात आई कि पारिस्थितिकी तंत्र के तहत हम कह सकते हैं कि जैव विविधता मूल तौर पर निकल कर आती। दूसरी बात अगर हम करते, बात आती है कि जैव विविधता का स्तर क्या है। अगर हम बात करेंगे जैव विविधता का स्तर, इसके स्तर की अगर हम बात करते हैं, जैव विविधता का स्तर, तो इसके स्तर को हम मूल तौर पर आनुवांशिक विविधता के आधार पर देख सकते हैं।
आनुवांशिक। दूसरा, प्रजाति विविधता देखी जा सकती है प्रजाति के आधार पर। और तीसरा अगर हम देखेंगे तो तीसरा आएगा परितंत्र विविधता के अंदर। इनके आधार पर हम क्या सकते हैं, इनके स्तर को देखा जाए। आनुवांशिक विविधता की बात करें तो प्रजातियों के भीतर जो परिवर्तनशील पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए जनसंख्या अनुकूलशीलता को जो सुनिश्चित करता है, आनुवांशिक विविधता कैसे, तो प्रजातियों के जो भीतर की बात करें, जो भी प्रजाति है, प्रजातियों के भीतर जो मूल तौर पर हम कह सकते हैं पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए, इसके लिए पर्यावरणीय परिवर्तन, पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए अगर हम बात करेंगे, उनके लिए जो अनुकूलशीलता सुनिश्चित करता है, वो सभी की सभी चीजें। प्रजाति की अगर हम बात करते हैं, विविधता की बात, तो इसमें दिए गए क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी आबादी का संतुलन किया जाता है। तो यहां पर संख्या प्लस आबादी का संतुलन किया जाता है। जबकि परितंत्र की बात करेंगे तो इसमें जैव मंडल का आवास आ जाएगा, जो आपका जैव मंडल के अंदर जो मूल तौर पर आवास का है। प्राकृतिक समुदाय इसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्राकृतिक समुदाय इसके अंतर्गत आ जाएंगे। साथ ही साथ पारिस्थितिकी प्रतिक्रियाओं की विविधता भी इसके अंतर्गत आ। अगर हम बात करते हैं कि मूल तौर पर अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो जैव विविधता के जो स्तर हैं, उनको हम मूल तौर पर अनुवांशिक विविधता के आधार, प्रजातीय विविधता के आधार पर और परितंत्र विविधता के आधार पर देख सकते हैं। अगर हम और देखेंगे तो वैश्विक वितरण के आधार पर किया जा सकता है। चौथा अगर देखेंगे तो वैश्विक स्तर, वैश्विक स्तर जैविक विविधता संपूर्ण विश्व में देखें तो समान रूप से वितरित नहीं है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक समृद्ध है और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर यह कम होती चली। अगर आप इसको देखें तो पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी पर अगर इसका आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि मूल तौर पर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ध्रुवों पर यह क्या है, कम पाई जाती है। ध्रुवों पर क्या है, कम है। लेकिन अगर भूमध्य रेखा पर देखेंगे तो यहां पर मूल तौर पर यह क्या है, ज्यादा पाई जाती है। विस्तार वितरण के आधार पर देखा जाए दोस्तों, जैव विविधता के लिए खतरा भी क्या है, निवास का विनाश करना, जलवायु परिवर्तन, आक्रमण, प्रजातियों के आध्यात्मिक दोहन का प्रयोग करना, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की जैव विविधता इसके लिए प्रमुख खतरा बनता हुआ जा रहा है। जैव विविधता के अगर स्तरों की अगर हम बात करते हैं कि आखिर जैव विविधता के स्तर अगर हम देखेंगे, जैव विविध के कौन कौन से स्तर इसमें आते हैं, इसके स्तरों की अगर हम बात करेंगे तो पहले समझिए कि जैव विविधता का वास्तविक अर्थ क्या है। अर्थ आपको स्पष्ट हो गया। अन्य बातों के साथ साथ स्थलीय समुदाय, स्थलीय समुदाय हैं, समुद्रीय हैं और अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी परिसरों में सहित सभी क्षेत्रों में जीवित जीवों के लिए जो परिवर्तनशील जिसका वह हिस्सा है, जिसमें प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के बीच और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता मूल तौर पर शामिल होगी, उसे जैव विविधता कहा। संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में इसको स्पष्ट किया। तो इसका अर्थ जो निकाला गया वो राष्ट्रीय तौर पर देखा जाए 1992 में इसका सटीक अर्थ निकला और वो संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी
सम्मेलन में इसका अर्थ निकाला गया। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता है। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है, उस विविधता को क्या कहा जाएगा? जैव विविधता। ये जीन और प्रजातियों तथा पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर संबंध को दर्शाता है और पर्यावरण के साथ साथ उनके अंतःक्रिया को भी मूल तौर पर प्रदर्शित करता है। अगर हम इसको देखें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अकशेरुकी के ले रहे हैं और कशेरुकी के लिए, यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर हम मूल तौर पर पौधों के आधार पर देख सकते हैं, लाइकेन के आधार पर देख सकते हैं। भाई अन्य पशु समूह की बात करें तो इनका परसेंटेज, क्रस्टेशियन की बात करें, मोलिशन की बात करें, कीड़ों की बात करें तो कीड़ों का परसेंटेज देखा जाए तो अकशेरुकी में ज्यादा पाया जाता है, जबकि कशेरुकी में देखें तो जलीय जीव ज्यादा पाए जाते हैं। जबकि अगर हम पौधों में देखेंगे तो कवक और आवर्त बीजों के आधार पर अगर हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कवक और आवर्त बीजों को अगर देखें तो इनका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है। शैवाल, लाइकेन और मार्सेस, फन और सहयोग जो है इनका मूल तौर पर जो पाया जाता है वो कम पाया जाता है। अगर हम इनको देखें तो मूल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो दी गई जितनी प्रजाति हैं, सभी प्रजातियों को अगर हम देखें, यहां पर अगर हम सभी प्रजाति की बात करते हैं, सभी प्रजाति की अगर हम बात करें, उन प्रजातियों में अगर देखें तो उनमें 70% से अधिक, कितनी? 70% से अधिक क्या है? जंतु हैं। 70% से अधिक। जबकि पौधे, शैवाल, कवक, आवर्त बीजों की बात करें तो उनका परसेंटेज हम कह सकते हैं 22% से अधिक नहीं है। दूसरा तो यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि शैवाल ले लिए जाएं, कवक ले लिए जाएं, ईटीसी, तो हम ये कहेंगे कि 22% से कम इनका स्तर पाया जाता है। जंतुओं में कीट सबसे ज्यादा है और इन जंतुओं में देखेंगे तो आप कहेंगे कि कीट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कुल का 70% से अधिक इनका निर्माण। अगर अगर 100% मान ले तो इनके 100% में 70% जो पाए जाते हैं वो आपके मूल तौर पर कीट पाए। जैव विविधता के स्तरों को अगर देखा जाए वास्तविक तौर पर तो हम ये कहेंगे कि सर जो जैव विविधता है, जो आपकी जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता के अगर स्तरों की बात की जाए तो आप कहेंगे कि सर हम इनको 3 भागों में डिवाइड। कितने स्तर हैं? इसके 3 स्तर। पहला है आनुवांशिक विविधता। पहला कौन सा है? आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता की बात करें तो व्यक्तियों के मध्य आनुवांशिक संरचना में विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। तो आनुवांशिक विविधता मूल तौर पर देखें तो यह मूल तौर पर जो प्रदर्शित करता है कि आनुवांशिक संरचना में विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है? व्यक्तियों के मध्य अगर हम देखें आनुवांशिक जो आपके गुण हैं, आनुवांशिक संरचना है, उनमें क्या करता है? भिन्नता को प्रदर्शित। प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति जैसे भारतीय, चीन, अफ्रीकी आदि में भिन्नताएं पाई जाती। होमो सेपियंस प्रजाति के होते हुए भी अगर महत्व की बात करें तो इन प्रजातियों को कई बीमारियां और बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप भावी पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य जीन मूल बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई। प्रजातियों के अस्तित्व और बदलते पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
जीन पूल की अगर हम बात करें तो ये विभिन्न जीन विविधताओं को और किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति का संग्रह दर्शाता है। पूछा जा सकता है कि जीन पूल क्या होता है। जीन पूल क्या हो गया? बिल्कुल स्पष्ट हो गया सर कि जीन पूल जो होगा विभिन्न जीन विविधता और किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति का जो संग्रह दर्शाता है, हम उसको कहेंगे कि वो जीन पूल के अंतर्गत। तो पहला हो गया अनुवांशिक। अगर हम बात करते हैं कि सर दूसरा स्तर कौन सा होगा, तो वो होगा प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता दूसरी प्रजातीय विविधता। किसी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता और प्रचुरता को दर्शाता। तो कोई अगर आपका क्षेत्र है, मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो जितनी भी प्रजातियों की विविधता पाई जाएंगी, प्रजातियों की विविधता इसमें आएंगी, साथ ही साथ जो उनकी प्रचुरता को दर्शाता है, प्रजाति है उनकी कितनी है प्रचुरता को अगर दर्शाता है, तो जो दर्शाता है वो इसके अंतर्गत दिए गए बायोम में सभी प्रजातियों के जीवों की कुल संख्या का एक प्रजाति की आबादी का यह अनुपात होता है। प्रजातियों की विविधता सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए और उनके साथ साथ विशालकाय जंतुओं, शैवालों से लेकर वृक्ष आदि तक हो सकता है। महत्व की अगर हम बात करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मूल तौर पर उनकी स्थिरता को सुनिश्चित करता है। मानवताओं की सेवाओं के लिए विस्तृत श्रृंखला मूल तौर पर यह प्रदान करता है। तीसरे स्तर की अगर हम बात करेंगे, जो तीसरा स्तर आपका है, तीसरा स्तर मूल तौर पर जो आएगा वो कौन सा है? आप कहेंगे सर वो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। आखिर पारिस्थितिकी तंत्र विविधता क्या है? भाई जीव मंडल में जितने भी स्थान हैं, जैव समुदाय हैं, और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं की विविधताओं के साथ साथ व्यक्तिगत पारिस्थितिकी तंत्रों में जो भिन्नता पाई जाती है, वो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के अंतर्गत। विभिन्न परितंत्र के उदाहरण की अगर हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं वन, है ना, कि भाई कोई भी निवास स्थान हो सकता है, जैव समुदाय हो सकता है, तो वन का निवास स्थान अलग है, जैव समुदाय अलग है। मरुस्थल हो गया, घास के मैदान हो गए, घास के मैदान, समुद्री दलदल आदि इसके अंतर्गत आ सकते। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित जीवों का समुदाय, जलवायु परिस्थिति तंत्र के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन और जैविक संसाधनों की उत्पादकता पर निर्भर करता है। महत्वता की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जीव के रूप और प्रक्रियाओं का मूल तौर पर यह समर्थन करता है, जो वायु एवं जल शोधन, जलवायु विनियमन एवं अपर्दन नियंत्रण जैसी आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधाओं को मूल तौर पर प्रदान करता है। जैव विविधता का अगर मापन अगर हम करेंगे कि इसका आखिर मापन कैसे किया जाए, जैव विविधता का मापन, इसके मापन की अगर हम बात करें तो जैव विविधता के मापन मूल तौर पर प्रजातीय समृद्धि के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर? प्रजाति समृद्धि। प्रजाति समृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो इसका वितरण किसके आधार पर किया जाएगा? अगर मैं इसका वितरण करता हूं तो वितरण किसके आधार पर किया? किसी समुदाय में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या, जो कुल संख्या आएगी उस संख्या इसके अंतर्गत आएगी। तो बात आती है सर कुल संख्या किसकी? तो कोई भी विशेष समुदाय होगा,
पाए जाने वाली जितनी भी प्रजाति, तो कोई समुदाय और उस समुदाय में मूल तौर पर अगर हम देखें तो उसमें जो प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रजातियां कितने प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कुल संख्या के आधार पर डिवाइड करते हैं कि वो इसके अंतर्गत। प्रजातियों की प्रचुरता को ध्यान नहीं रखा जाता इसके अंतर्गत। इसकी हम बात करें तो स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और समुद्री परिस्थितिकी तंत्र में प्रवाल विभिन्नताओं में प्रजातियों की समृद्धि वहां पर सर्वाधिक पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं कि यहां पर प्रजातीय समता या समानता की बात करें, प्रजाति समानता की अगर हम बात करते हैं जैव विविधता के अकॉर्डिंग, तो विभिन्न प्रजातियों की समेकित प्रचुरता किसी क्षेत्र की समृद्धि का निर्माण करती। कम क्षमता का अर्थ यह नहीं है कि कुछ प्रजातियां निर्धारित स्थान पर ही हावी होंगी। अधिकांश समय के तौर पर देखें उनका स्थान परिवर्तन होता रहता है। स्वास्थ्य और स्थिर परितंत्र को मूल तौर पर यह दर्शाता है। ये कह सकते हैं कि प्रजाति समानता की बात करें तो ये प्रजातियां समान तौर पर देखें तो सापेक्षिक प्रस्तुतता के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये विशेष स्थान पे नहीं, इनका स्थान धीरे धीरे बदलता रहता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अल्फा विविधता क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा विविधता। अल्फा विविधता की अगर हम बात करें तो किसी विशेष आकार के भीतर, किसी विशेष आकार के भीतर टैक्सा की संख्या की गणना करने के जो मापा जाता है वो इसके अंतर्गत। तो क्या करेंगे, टैक्सा का मापन। इसके बीटा की बात करें तो प्रत्येक परितंत्र के लिए अद्वितीय टैक्स जीवों का समूह कैसा, तो प्रत्येक परितंत्र, प्रत्येक परितंत्र के भीतर अगर आप देखेंगे तो अद्वितीय टैक्स इसके अंतर्गत आता है। तौर पर इसका जैसे जीवों का समूह, जीवों का समूह इसका हिस्सा बन सकता है। संख्या की गणना करना, उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बीच प्रजातियों की विविधता का गणना। गामा की अगर अल्फा बीटा गामा की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़े क्षेत्र के भीतर, बड़े क्षेत्र के भीतर जितनी भी समग्र विविधता जिसमें अनेक परितंत्र और आवास शामिल, इसके अंतर्गत क्या हो, आवास प्लस साथ साथ कोई भी आवास हो सकता, अनेक परितंत्र इसमें आ सकते हैं, अनेक परितंत्र इसके अंतर्गत आएंगे। तो क्या करा जाए, शामिल ये अल्फा और बीटा विविधता को एकीकृत करते हुए किसी सूक्ष्म जैसे कुल जैव विविधता को भी यहां पर मूल तौर पर मापा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि आखिर स्थानिकता क्या होती है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है स्थानिकता। स्थानिकता, आखिर स्थानिकता ये एक परिस्थिति की स्थिति है। तो स्थानिकता मूल तौर पर एक स्थिति की
के अंतर्गत आता है। तो परिस्थिति की स्थिति मूल तौर पर बनती है, उसके अंतर्गत आता है। परिस्थिति क्या, आप बात को समझो। जहां प्रजातियां या अन्य वर्गीकरण एक समूह, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो, तो यहां पर जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो, किसी स्थान के मूल निवासी जीव स्थानिक इसमें नहीं हो सकते। यदि वे कहीं और भी पाए जाते हैं तब भी नहीं। उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कंगारू। ऑस्ट्रेलियाई कंगारू इसका सटीक एग्जाम। स्थानिक के कारण अगर पूछे जाए, इसके कारण क्या है, क्या कारण है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक ये सीमित रह गए? तो इसके कारण बहुत सारे बन सकते हैं। कारण की बात करें तो सबसे है निर्बल अनुकूलनशीलता। निर्बलता के आधार पर यह पाई, निर्बल अनुकूलनशील। दूसरा कारण अगर पूछा जाए, ये विशेष क्षेत्र तक ही क्यों सीमित रह गए? संकीर्ण परिस्थिति की आयाम। तीसरा कारण अगर कोई पूछे आपसे तो बताएंगे भौगोलिक बाधा। मूल तौर पर भौगोलिक बाधा सबसे सटीक एग्जाम्पल माना। भौगोलिक बाधाएं इसमें मूल तौर पर जलवायु परिस्थितिकी तंत्र में बदलाव भी इसका एग्जाम्पल बन। मूल तौर पर हम कह सकते हैं विखंडन इसका सटीक एग्जाम्पल। परिस्थितिकी जैव विविधता के अगर महत्व की अगर हम बात, आखिर इसका महत्व क्या है? महत्व की अगर महत्व भी किसका लिया जाए, महत्व मूल तौर पर देखेंगे तो हम कहेंगे जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता का महत्व। तो पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं का सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की मतलब क्या है इसका? तो यहां पर हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त तो जो उत्पाद किए जाते हैं, मूल तौर पर भोजन, जल, लकड़ी, अनुवांशिक संसाधन, सभी इसके अंतर। सेवाओं की अगर हम बात करें तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिक्रियाओं के विनियमन से प्राप्त जो लाभ हुए, जिनमें वायु गुणात्मकता, जलवायु विनिमयता, जल संशोधन, परागण तथा रोग नियंत्रण मूल तौर पर। यहां पर अगर इनकी सेवाओं की बात करें कि सेवाएं कौन कौन सी हैं, सेवाओं में सबसे सटीक हो जाएगा आपका कि यहां पर जो सेवाएं प्राप्त करी जा रही हैं उनमें सबसे है वायु गुणवत्ता, वायु के सुधार, जलवायु विनियमन, जलवायु विनियमन, परागण हो गया, जल शोधन हो गया, रोग नियंत्रण हो गया, रोग नियंत्रण हो जाएगा, ये सभी इसके अंतर्गत है। आर्थिक मूल्य की अगर हम बात करें महत्व में, आर्थिक मूल्य की, आर्थिक मूल्य के तौर पर आप देखेंगे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधार पर
कृषि मत्स्य पालन जैसी सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था इसमें आ जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था, आनुवांशिक विविधता इसके अंतर्गत आ जाएगा। कृषि प्रजातियों के भीतर आनुवांशिक विविधता के खाद्य सुरक्षित करना, लचीलापन, फसल किस्मों में सुधार करना इसके अंतर्गत। पारिस्थितिकी का मूल्य अगर देखा जाए कि आखिर इसका मूल्य क्या है, पारिस्थितिकी मूल्य की अगर हम पारिस्थितिकी मूल्य, औषधि संसाधन इसके अंतर्गत है। संसाधन पारिस्थितिकी मूल्य के अंतर्गत। दवा का महत्वपूर्ण भाग इसके अंतर्गत। पारिस्थितिकी तंत्र में स्वास्थ्य एवं स्थिरता एक रूप निकल कर आता है। पारिस्थितिकी पर्यावरण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भी देखा जाए तो लचीलापन दिखा। खाद्य उत्पादनता और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण फसलों और प्राकृतिक वनस्पतियों के परागण में ये सुगम बना। पोषण चक्र की अगर हम बात करेंगे कि इसका जो पोषण चक्र है, पोषण चक्र में मूल तौर पर कर्म और जलवायु का विनियमन होता है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो इसका कार्य है और प्लस जो जलवायु के विनियमन में मूल तौर पर हिस्सा। सामाजिक मूल्य इसके अंतर्गत आ जाए। सामाजिक मूल्य अगर हम देखें, तीसरा है भैया, हम ये कह सकते हैं चौथा सामाजिक। सांस्कृतिक सौंदर्य इसके अंतर्गत आ जाएगा। ज्ञान प्रणाली इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसमें सांस्कृतिक आ जाएगा भाई, ज्ञान इसके अंतर्गत आ जाएगा। आदि सभी चीजें समाज से जुड़ी हुई हैं। मनोवैज्ञानिक परिस्थितिकी तंत्र इसके अंतर्गत। जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं तो बात आती है कम विविधता के आधार पर जैव विविधता का परिवर्तन अगर देखा तो जैव विविधता अगर हम परिवर्तन को देखेंगे तो जैव विविधता परिवर्तन कैसे हो रहा है। जैव विविधता का परिवर्तन, परिवर्तन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अक्षांशों के आधार पर हम देखें, अक्षांशों के ढाल के आधार पर देखें तो पृथ्वी पर जैव विविधता समान रूप से प्रजातियां नहीं पाई जाती। समान तौर पर देखें तो पूरी पृथ्वी पर समान रूप से सभी जगह प्रजाति नहीं पाई जाती। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक समृद्ध पाई जाती हैं। ये वाला जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, हम ये कहेंगे इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी पाई। ध्रुवों की अगर हम बात करेंगे तो ध्रुवों पर आप देखेंगे तो यहां पर विविधता जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मुकाबले कम पाई जाती है। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिसका श्रेय यह जाता है कि जलवायु परिस्थितिकी तंत्र, उच्च प्राथमिकता उत्पादकता और लंबे विकासशील इतिहास को यह मूल तौर पर दर्शाता है। बात अगर हम करते हैं कि भूमध्य रेखा और जैव विविधता क्यों बढ़ती है, मूल कारण क्या है कि यहां पर क्यों मूल तौर पर बढ़ती हुई दिखाई हमें दे रही है, इसको हम देखेंगे तो इसके मूल कारण आएंगे जलवायु। मेन कारण क्या आएगा, जलवायु। जलवायु के भूमध्य रेखा पर पोषक तत्व सूर्य के प्रकाश अगर हम देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वाला जो भाग है, यहां पर सूर्य का प्रकाश 12 महीने समान रूप से पड़ता है, जलवायु ज्यादा पाई जाएगी, सूक्ष्म आवासों के विकास को मूल बढ़ावा दे। दूसरा, इस क्षेत्र पर अगर हम बात करेंगे तो बात आएगी वर्षा। इस क्षेत्र में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें तो यहां तापमान समान रूप से एक जैसा ही बना रहे।
गर्म रहता है। जीवों के विकास पर निरंतरता बनी रहती है। मौसमी भिन्नताओं की बात करें, मौसम भिन्नता, तो यहाँ मौसम परिवर्तन होता रहता है। मौसम हर जगह यहाँ समान नहीं रहता, बदलता रहता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा की ओर जैव विविधता क्यों बढ़ रही है? तो कारण हो गया टेम्परेचर का बढ़ना, वर्षा का बढ़ना, क्लाइमेट का बदलना और मौसम में भिन्नता पाई जाना इसका मूल कारण बनता है। जैव विविधता में एक शब्द आता है हॉट स्पॉट, समझना होगा हॉट स्पॉट आखिर हॉट स्पॉट क्या है। हॉट स्पॉट की अगर हम बात करते हैं तो हॉट स्पॉट शब्द जो है 1998 में दिया गया। तो ये शब्द अगर पूछा जाए शब्द दिया गया 1998 में। हॉर्मन के द्वारा दिया गया, हॉर्मन इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग। यह जैव भौगोलिक क्षेत्र जिसमें विशिष्ट रूप से जैव विविधता पाई जाती है, जो अपेक्षाकृत उच्च प्रजातियों की उपस्थिति के कारण समृद्ध है और मानवीय हस्तक्षेप और बस्तियों के निर्माण के कारण खतरे में आ गई है, ऐसी चीजों को जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत। कंजर्वेशन इंटरनेशनल की अगर हम बात करें 1989 में हॉटस्पॉट की अवधारणा को परिभाषित करने, बढ़ावा देने की अग्रणी भूमिका निभाई। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आखिर पूरे परिवार पूरे हॉटस्पॉट की बात करें तो हॉटस्पॉट में लगभग 36% 36 क्षेत्र हॉटस्पॉट का विवरण करते हैं। कुल तौर पर देखें तो 4 इसमें भारत के। यहां पर अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी का भू सतह का केवल 2.5%, पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी का लगभग हम ये कहेंगे 2.5% भाग जो है वो किसके अंतर्गत आता है? हॉटस्पॉट। परंतु विश्व की आधी से अधिक पौधों की प्रजातियों को स्थानिक रूप से तथा लगभग 43% पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर प्रजातियां स्थानिक रूप से इनका आश्रय प्रदान करती हैं। कहें कि 43% पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप मूल तौर पर जो पाए जाते हैं यहाँ पर अगर हम मूल तौर पर देखें तो आप ये कहेंगे कि हॉट स्पॉट की अगर हम बात करेंगे तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंचा क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत, भूटान, नेपाल, मध्य और पूर्वी हिस्सों का विस्तार इसके अंतर्गत। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट, श्रीलंका, सह्याद्री, पश्चिमी घाट का जो प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो वो सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध है और गोंडवाना लैंड निर्माण में मूल सहायता प्रदान। अगर हम यहां पर आते हैं आपके इंडोनेशिया में तो सुंडा लैंड ग्लेशियर छोटा सा आइलैंड है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है तथा टेक्टोनिक प्लेटों का विस्तार का निर्माण। भारत वर्षा क्षेत्र की बात करें तो सभी 36 में से एटएचए सबसे विशाल जो है गंगा के मैदान क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ हिस्सा और ब्रह्मपुत्र नदी का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत। अगर जैव विविधता को पूरे वर्ल्ड के आधार पर अगर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये वर्ल्ड का मैप है जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि हॉट स्पॉट वाला रेड वाला भाग मूल तौर पर हम ये कहें इन जिन क्षेत्रों में आता है। हॉट स्पॉट ज्यादा अगर आप देखेंगे तो अधिकांश तौर पर आप देख रहे होंगे कि ये भाग जो पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो ज्यादातर पश्चिमी भाग में इसका विस्तार ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर हम बात समझते हैं कि हॉट स्पॉट जो है, हॉट स्पॉट नेशनल विजन ब्यूरो है, तो ब्लू और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वेस्ट के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी पहल के तौर पर देखा गया 1989 में, जिसकी बात मैंने। अगर पूछा जाए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि भारत में हॉट स्पॉट स्थल अगर पूछे जाए तो मूल तौर पर हम ये कहेंगे कि एक तो भाई लक्षद्वीप हो जाए, दूसरा आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार ये भाग जो है ये इसके अंतर्गत आ सकते। अंडमान निकोबार जैव विविधता के लिए अगर हम खतरे की बात करें तो इनके लिए अगर खतरा है
के लिए खतरा। खतरे की अगर हम बात करेंगे तो खतरे के कारण क्या है? आवास की हानि और विखंडन। तो आपके भाई कहना चाहिए जीव जंतु ये हैं, उनके क्या करा जाए? उनके आवास को नष्ट करना। आध्यात्मिक उपयोग का प्रयोग करना चाहिए। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, तहत विप्लप्ति जो है इसके अंतर्गत आता है। आवास की हानि, आवास की हानि इसके अंतर्गत आ सकती है। आध्यात्मिक उपयोग, मूल तौर पर इनका अधिक उपयोग करना, अधिक उपयोग उन क्षेत्रों का जिसकी वजह से खतरा बनता जा रहा है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये मूल तौर पर हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत उभरते हुए निकल कर आते हैं। जैव विविधता के खतरों में हम बात करेंगे तो बात आ गई आवास की। मानव उपयोग हेतु प्राकृतिक वातावरण को हटाया जा रहा है, बदलता जा रहा है। कृषि और सूक्ष्म विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है, शहरी विकास पर ज्यादा विशेष। जलवायु परिवर्तन इसका मूल कारण बन सकता है। जलवायु परिवर्तन इसका मूल कारण बनता हुआ दिखाई दे। वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु में बहुत सारा परिवर्तन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक अधिक उपयोग करने की बात करें, प्रदूषण इसके अंतर्गत। आक्रमण प्रजातियों की बात करें तो आमतौर पर प्रजातियां मानवीय गतिविधियों के कारण नए क्षेत्रों तक पहुंच जाती, यहाँ की प्राकृतिक सतह के लिए उनके लिए अनुकूल नहीं होती। भारत में जैव विविधता की अगर हम बात करें, भारत में जैव विविधता और उससे जुड़ी पारंपरिक ज्ञान से समृद्ध मेगा विविधता वाले देशों में एक रूप से जाना जाता है। भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण की बात करें तो 24.62% के अंतर्गत भारत का क्षेत्र इसके अंतर्गत। दोस्तों, बात करते हैं कि कुल वन और वृक्ष आवरण भारत में कुल वन प्लस वन के साथ साथ आपको काउंट करना है वृक्ष आवरण, वृक्ष आवरण। इनका अगर परसेंटेज आपसे पूछा जाए कि कितना है तो 24.62, 24.62% के आसपास यहाँ। केवल 2.4% भूमि क्षेत्र भारत में है, इसमें 7% दर्ज प्रजातियां, 60% से अधिक दर्ज प्रजातियां पाई। मानवीय आबादी का लगभग 18% हिस्सा यहाँ पे। तो पृथ्वी का अगर हम बात करें, पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर अगर हम बात करें, इसका क्षेत्र भारत में देखा जाए, भूमि क्षेत्र भारत में भूमि क्षेत्र, पूरा भूमि क्षेत्र 2.4% के आसपास। और 2.4% में अगर इसको 100% मान लिया जाए, में से 7% की अगर हम बात करें तो 7% इसमें प्रजातियां पाई, क्षेत्र प्रजातियां पाई। और आबादी का देखें, मानव जाति का, मानव जाति, मानव जाति जो पाई जाती है वो लगभग लगभग 18% हिस्सा यहां पर विद्यमान। प्रजातियों की समृद्धि के मापने में भारत स्थिरता में 7वीं प्रजातियों में और 9वें सरीसृप और 5वें स्थान पर आता है। स्तनधारियों में भारत कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर। पक्षियों में बात करें 9वें पर नंबर पर, और सरीसृप में बात करें तो 5वें नंबर। बात आती है भारत में परिदृश्य और जैव विविधता की। अगर हम यहाँ पर दो क्षेत्र, 5 में बायोम, 10 में जैव विविधता वायुमंडल और 25 में जैव प्रौद्योगिकी प्रदान के तौर पर मूल तौर पर पाया जाता है।
यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो आता है आपका मूल उभर कर जो पॉइंट आया ये निकल कर जैव भौगोलिक क्षेत्रों का मानचित्र के आधार पूरे वर्ल्ड के आधार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाले क्षेत्र इस जगह आते हैं, नेरेटिक, एग्रोट्रॉफिजन, मूल तौर पर देखें ऑस्ट्रेलिएशन। तो ये भूभाग जो है ये प्लेट है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं जैव भौगोलिक क्षेत्र मानचित्र के आधार पर देखेंगे तो इस क्षेत्र के अंतर्गत। बायोम की बात करें तो बायोम पौधे एवं जंतुओं का एक संग्रह है जिसमें उनके पर्यावरण के लिए समान विशेषता निहित होती है और कई महाद्वीपों में मूल तौर पर ये पाए जाते हैं। वो आपको मैंने इस आधार पर यहाँ पर समझाने की कोशिश करी, जिसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क या पर्णपाती वन मूल तौर पर आते हैं, गर्म रेगिस्तान, अर्ध रेगिस्तान इसमें शंकुधारी वन आ सकते हैं, अल्पाइन और घास के मैदान मूल तौर पर इसके अंदर उभरते हुए आएंगे। अगर आप इसको इस आधार पर देखेंगे तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि मूल तौर पर देखें भारतीय उपमहाद्वीप में जैव भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो ये सभी जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे नंबर 1 की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय आएगा, ट्रांस हिमालय आ गया आपका, महान हिमालय आ गया, मिडिल हिमालय हो गया, तो विंध्याचल का क्षेत्र हो गया। सभी क्षेत्र आप इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैव विविधता के भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात तो जैव विविधता का भौगोलिक क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जैव विविधता का जो भौगोलिक क्षेत्र है भौगोलिक क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो उसमें मूल तौर पे मैंने आपको बताया अभी एक ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, विंध्याचल प्रदेश, विंध्याचल क्षेत्र आ जाएगा। सभी चीजें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। ट्रांस हिमालय कह दें या मूल तौर पर हिमालय कह सकते हैं। भाई ट्रांस हिमालय की बात करेंगे लद्दाख, जास्कर, इसमें मूल तौर पर लद्दाख का पर्वत आ जाएगा, तिब्बत का पठार आ जाएगा, सिक्किम का पठार आ जाएगा। यहाँ पर भारतीय मरुस्थल इसके अंतर्गत आ जाएगा, भारतीय मरुस्थल इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगर हम देखें तो अर्ध शुष्क भाग इसके अंतर्गत आ जाएगा, भारत का पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट इसके अंदर सह्याद्री के तौर पर जिसको जाना जाता है, गंगा का मैदान आ जाएगा, गंगा का मैदान इसके अंतर्गत, भारत के जितने तट हैं तट इसके अंतर्गत आ जाएंगे, संपूर्ण तट, उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र इसके अंतर्गत भरता हुआ है। तो ये था आपका टॉपिक। अब आपके लिए कुछ मैं क्वेश्चन लाया हूं और बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है? विटली अवार्ड, टाइलर अवार्ड, रेमन मैक्सेज अवार्ड या गांधी शांति पुरस्कार। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, लिखकर दिखाएंगे क्या भारत पर्यावरण संरक्षण के प्रति सदैव जागरूक रहा है? समालोचनात्मक राष्ट्रीय परीक्षण समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।